नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की एक चिट्ठी ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर तक सब चौंक गए हैं। चिट्ठी में जजों ने आईएसआई पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इन जजों का यह आरोप है कि आईएसआई ने जजों से मन माफिक फैसले करवाने के लिए उनके घरों तक में खुफिया कैमरे लगा दिए थे। रिपोर्ट देखिए। अदलिया में मुबैना मुदाखलत की तरीन चार्जशीट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। एक जज की रिहाइश का से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे, जिनसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट की जा रही थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया है। हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत की ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। पाकिस्तान में आग लग चुकी है। एक चिट्ठी ने आईएसआई को हिला दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, आईएसआई पाकिस्तान हाई कोर्ट के जजों के बेडरूम तक पहुंच चुकी है। ब्लैकमेलिंग का यह खेल आईएसआई पहले ही करती रही है, लेकिन वो अपने ही मुल्क के सीनियर जजों के बेडरूम में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, और ये एक जज के साथ नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ हुआ। आईएसआई के ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो चिट्ठी जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई यानी पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये चिट्ठी पोल खोल रही है पाकिस्तान के उस सिस्टम की जिसमें किसी भी बेगुनाह को जब जी चाहे जेल भेज दिया जाता है, और जब जी चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार है उसे बेल मिल जाती है। पहला आरोप चिट्ठी में लिखा गया है कि 2023 की गर्मियों में जब एक जज अपने सरकारी आवास पर शिफ्ट हुए तो दीवार में एक ऑडियो कैमरा बरामद हुआ और कैमरे में सिम कार्ड भी लगा हुआ था। यही नहीं, इसी घर में जज के बेडरूम में बरामद हुआ दूसरा कैमरा जो ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करके कहीं भेज रहा था। खुफिया कैमरे के साथ एक यूएसबी भी बरामद हुई जिसमें दूसरे जजों की निहायत ही निजी वीडियो थे और वो जजेस को दिखाई भी गई। चिट्ठी में दूसरा आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने टेरियान वाइट केस की सुनवाई करने के लिए बेंच में मौजूद 2 जजों पर दबाव डाला कि केस को हियरिंग के लायक समझा जाए। दूसरा आरोप, पहले रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए जजों को प्रेशराइज किया गया। फिर मई 2023 में हथियारबंद लोगों ने केस में शामिल जज के एक बहनोई को अगवा किया और अगवा करके बताया गया कि हम आईएसआई से हैं। किडनैपिंग के दौरान जज के बहनोई को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो मैसेज में केस की सुनवाई कर रहे जज के बहनोई से इल्जाम लगवाया गया और फिर 24 घंटे बाद आईएसआई ने जज के बहनोई को रिहा कर दिया। उस वीडियो मैसेज के आधार पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेन कर दी गई ताकि जज को दबाव में डालकर उनसे मन मुताबिक फैसला करवाया जा सके। तीसरा आरोप, 3 मई 2023 को हाईकोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है मनमर्जी के फैसले का। यहां तक कि मेरे घर वालों के कैरेक्टर पर भी हमला हुआ है। हमने कंटेम्प्ट टू कोर्ट केस चलाने की भी परमिशन मांगी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों ने अपनी चिट्ठी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने निशाने पर लेते हुए अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया है कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से बचते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने अपने साथ हो रही उत्पीड़न की बात उन्हें बताई तो चीफ जस्टिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी आईएसआई के बड़े अधिकारियों से बात हो गई है और अब जजों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जासूसी हुई,
हम पर दबाव डाला गया, दिमागी तौर पर टॉर्चर किया गया, हमारा खानदान गैर महफूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 वो जज हैं जिन्होंने पिछले 2 से 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान में अहम फैसले दिए हैं, और इन 6 जजों की टीम के साथ ये सब कुछ 2-2.5 साल के दौरान हुआ। अब देखिए वो कितने बड़े केस हैं। नवाज शरीफ का रिलीफ केस, इमरान खान को सजा, इमरान खान केस की सुनवाई, तोशा खाना केस, साइफर केस, सीता वाइट केस, I-1 फील्ड केस, अल जीजिया केस, फ्लैगशिप केस, यानी इतने बड़े बड़े केस में शामिल जजों को लगातार ISI की तरफ से ब्लैकमेल किया गया, और खुद जुडिशरी सिस्टम के इतने बड़े पदों पर आसीन होने के बाद भी ये जज खुद पर हो रहे जुल्म में इंसाफ के लिए तरसते रहे। हाईकोर्ट के इन जजों ने अपने पत्र में इन मुकदमों और तारीखों का भी सिलसिलेवार तरीके से वर्णन किया है। साथ ही पत्र में यह भी बताया गया है कि ISI के दुष्प्रचार के चलते एक जज को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि एक जज को इतना दबाव बना दिया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बाबत ISI के DG इंटरनल कम्युनिकेशन से भी बात की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ISI के सेक्टर कमांडरों से भी बात की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा इन जजों का टॉर्चर बढ़ गया। अब जान लीजिए पाकिस्तान की जुडिशरी में बैठे उन 6 जजों को जो ISI के टॉर्चर को सहते रहे और अपने ही मुल्क में उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल 8 जज होते हैं, जिनमें 6 जजों ने चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज एशा खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, यानी कुल 6 जज। अब उन 2 जजों के नाम जिन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद HC आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। जजों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को आप बीती बताई है। हम आपको बताते हैं कि इस काउंसिल में कौन कौन से नाम शामिल हैं जिनसे इंसाफ की गुहार लगाई गई है। काजी फैज इशक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह, सेकंड मोस्ट सीनियर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इब्राहिम खान, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। इंसाफ देने के मामले में पाकिस्तान की जुडिशरी की वर्ल्ड रैंकिंग है 128, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां इंसाफ देने वाले ही ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इन 6 जजों को इंसाफ मिलता है या इन पर ISI का टॉर्चर और बढ़ेगा। और अब बात करेंगे आसमानी आफत की, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 4 राज्यों में चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान का ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। रिपोर्ट देखिए। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। ऐसा तूफान आया कि बहुत कुछ तबाह कर गया। देखिए कैसे तेज गति से ये चक्रवात आगे बढ़ता रहा। तेज हवाओं के कारण इसकी चपेट में जो आया वो तबाह हो गया। पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए, सरकारी इमारतें तबाह हो गई। जिसने ये तस्वीर देखी वो खौफ से भर गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में आने वाली हर चीज तिनके की तरह उड़ गई। आंधी तूफान ने पश्चिम बंगाल में जमकर कहर बरपाया। जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग घायल हो गए। अचानक से जोर से हवा आया, उसके बाद जितना झड़ हुआ पूरा टीन पूरा उड़ गया। एक आदमी उधर मर गया और बहुत नुकसान हुआ इधर। कितना नुकसान हुआ है? हम लोग का तो होटल का तो बहुत नुकसान हुआ। तूफान की वजह से बहुत जो नुकसान हुआ, जितना मकान था मकान ढह गया
और बहुत सारे कैजुअलिटी हुआ यहाँ पे। अब तक हॉस्पिटल में 57 आदमी एडमिट हो चुके हैं, 2 आदमी लाते हुए मर चुके हैं, उनके ऊपर पैर गिर गए थे और मृत्यु की शंका और बढ़ने वाले की आशंका की जा रही है और कैजुअलिटी अभी भी रास्ते में है, ऑन द वे। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक आए तूफान और बारिश से काफी तबाही मची। वहीं दूसरी ओर असम के गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। एयरपोर्ट का फ्लोर लबालब पानी से भर गया। कैफेटेरिया की सीलिंग से पानी झरने की तरह बहने लगा। वहां मौजूद कर्मचारी वाइपर से पानी साफ करते दिखे। वहीं मिजोरम में भी जबरदस्त तूफान का असर देखने को मिला। कई जगह चर्च की इमारतें गिर गईं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी, जहां बारिश के साथ तेज आंधी से जान माल का भारी नुकसान हुआ। लोगों के कच्चे मकान टूटे पड़े हैं, घरों का सामान बिखरा पड़ा है, फसल बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 5 दिन का ऑरेंज अलर्ट किया है, जिससे इन इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक असम पर चक्रवाती हालात बने हुए हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से सर्द हवाएं देश के उत्तर पूर्वी भागों में नमी ला रही हैं। इसी कारण से पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर के राज्यों तक में मूसलाधार बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक सतर्क रहने को कहा गया है। तो अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं इंडियन नेवी जिंदाबाद, पाकिस्तानी भी कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप हैरान होंगे लेकिन यह सच है। पाकिस्तान में इंडियन नेवी के हौसले की जमकर तारीफ हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। सुना आपने, ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? ये इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पाकिस्तानी हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं? तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना में सोमालिया के समुद्री लुटेरे के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 30 पाकिस्तानियों की जान बचाई। दरअसल इंडियन नेवी को हिंद महासागर में अदन की खाड़ी के पास एक ईरानी जहाज अल कंबर के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इस पर सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरे ने कब्जा कर लिया था। हाईजैक का अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS सुमेधा को ईरानी जहाज को रोकने के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद दूसरे युद्धपोत INS त्रिशूल को मदद के लिए भेजा गया।
दोनों जहाजों ने उस जहाज को घेर लिया जिस पर सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने कब्जा किया था। इंडियन नेवी के जवान लगातार सोमालिया के लुटेरों पर दबाव बनाते, जिसके बाद आखिरकार जहाज को उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया। इसी जहाज पर पाकिस्तान की 23 चालक दल के सदस्य और मछुआरे भी थे। जब इनके जहाज को हाईजैक किया गया तो ये सभी बेहद घबरा गए थे। उन्होंने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, लेकिन इंडियन नेवी ने हालात को समझा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 12 घंटे बाद इन्हें रिहा करवा लिया गया, जिसके बाद उन्होंने आपबीती बताई और इंडियन नेवी की जमकर तारीफ कर साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जिस पाकिस्तानी ने देखा वो इंडियन नेवी का लोहा मान गया। पिछले कुछ वक्त में इंडियन नेवी ऐसे 4 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है और समुद्र में फंसे लोगों की मदद कर चुकी है। ये हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। और इसी बीच पाली से बड़ी खबर, जहां पर मां बेटी की हत्या मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पत्नी और मां बहन की लड़ाई से भाई परेशान था और आरोपी बेटे सुरेश ने ही मां और बेटी की हत्या की थी। आटा साटा के कारण पत्नी ससुराल नहीं आ रही थी। बहन और आरोपी सुरेश के आटा साटा में रिश्ता था। बहन के विवाद की वजह से पत्नी घर नहीं आ रही थी और गुजरात से पकड़ करके अब आरोपी को पुलिस लेकर के आई है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। आरोपी बेटे सुरेश ने ही मां बेटी की हत्या की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस हत्याकांड को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घर से लापता है और उसका बड़ा भाई, छोटा भाई सुरेश भी घर पे नहीं है। वो एमपीआर दर्ज करके हमने उसकी तलाश शुरू की। दूसरे दिन 28 तारीख को जब सुबह सूचना मिली कि उसके जिस कमरे में माँ और बहन रहती थी उसमें कुछ खून के धब्बे वगैरह इस टाइप की बात है, तो उस पर श्रीमान एसपी साहब चुनाराम जी, एडिशनल एसपी साहब विपिन जी, सीओ साहब रतन जी, सब हम वहाँ पर पहुँचे। फिर आसपास देखा तो कुछ नए खड्डे खुदे हुए से महसूस हुए, थोड़ी सी स्मेल टाइप आ रही थी और खुद परिवादी रमेश भी वहीं मिला। फिर हमने आसपास जांच की तो हमको अंदेशा हुआ कि हो सकता है। और इसी बीच ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर के एसीबी बड़े खुलासे कर रही है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं जहां पर एसीबी क्या कुछ जानकारी दे रही है, सुनिए। ये बैठक का रिकॉर्ड हमको अभी हॉस्पिटल से लेना है। एंड महीने जब जयपुर की बात की जाए तो 10-12 ट्रांसप्लांट होते हैं। यस। तो ऐसा कैसा हो रहा है कि कितने टाइम से बैठक नहीं हो रही और बिना बैठक के जो ट्रांसप्लांट चले जा रहे हैं? बिल्कुल सही है, ये हमारे अनुसंधान का एक मुद्दा है। वी विल इन्वेस्टिगेट ऑन दिस एंड वी विल अपडेट यू ऑन दिस। सर, जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ राजस्थान से ही है या राजस्थान के बाहर के भी पेशेंट्स? नहीं, बाहर के पेशेंट्स भी हैं एंड आई कैन टेल यू कि इसमें इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पेशेंट्स में एक जो मैंडेटरी क्लॉज है इस लॉ के तहत, वो ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल पेशेंट, चाहे वो ब्लड रिलेटिव भी हो, वो राजस्थान में अपना सर्जरी कराता है ट्रांसप्लांट का, तो उसके लिए भी उसको एनओसी लेना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास इंटरनेशनल केसेस भी हैं, जिसमें नेपाल के भी हैं और बांग्लादेश के भी हैं। और कंट्रीज़ का हम जब रिकॉर्ड खंगालेंगे तो वी विल कम टू नो। सर, अभी जिस पेशेंट का कागज अभी देखे, जिसके एनओसी देखी गई थी, तो उसकी सर्जरी वहाँ ईएससीसी में होनी थी या कहीं और हॉस्पिटल? कल रात को जो ट्रैप के दौरान हमने 3 एनओसीज जो जब्त करी हैं, वो तीनों जो है नेपाली पेशेंट्स और डोनर्स हैं और उनकी सर्जरीज ईएचसीसी में होगी। ईएचसीसी में ही होगी। अच्छा सर, इसमें अमाउंट का क्या है कि क्या अमाउंट उसने लेके और इस तरह से कागज इसमें पेश किए? कल जो हमने इनको पकड़ा है रंगे हाथों, तो इसमें 70,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। एंड प्रारंभिक इंटेरोगेशन में आई हैव टोल्ड
कि 35,000 रुपये पर एनओसी के हिसाब से ये रिश्वत ली गई है। तो कब से ये ऑपरेशन चल रहा था? मतलब कब शिकायत आई होगी, कब से आप निगरानी बनाए हुए थे दोबारा उसी पर कैसे आइडेंटिफाई हुआ? हो गया टाइम काफ़ी। ऑल आई कैन से इज कि और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। गौरव सिंह, विनोद सिंह और अनिल जोशी को रिमांड पर कोर्ट ने सौंप दिया है। एसीबी अब इनसे पूछताछ करेगी। ये पूरा मामला मानव अंग प्रत्यारोपण का है, जिसमें किस तरीके से रिश्वत ली जाती थी उसका खेल एसीबी ने उजागर किया है। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।